नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची के निर्माणाधीन कांटा टोली फ्लाईओवर का बुधवार को निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी L&T के अधिकारियों से इससे संबंधित जानकारी ली और ससमय से पूरा करने का निर्देश दिया। इस मौके पर जुडको के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कई जगह पर काम में ढिलाई होता देख नाराजगी जाहिर की और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि जल्द से जल्द अधूरे कार्यों को पूरा करें। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए ये भी कहा है कि कोशिश करे कि जुलाई महीने में कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जा सके। उन्होंने रांची में आवागमन की सुविधा सुलभ कराने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर का शुभारंभ होना आवश्यक है। देखिए इधर कम मोड़ा ठीक है, लेकिन इस तरह का कांटाटोली इधर से आ रहा है, उसमें थोड़ा धीमा है, उसको तेजी करने के लिए हम कह दिए। पहले बहुत वक्त बीत चुका है सर, अब लोग इंतजार कर रहे हैं लोग, इसीलिए हम अपने से आके हमने इसको निरीक्षण कर रहा है। क्या सर कब तक उम्मीद कर रहे हैं सर? झारखंड हम जल्दी कराने का मेरा सर, आपकी तरफ से क्या आदेश दिया गया? हमने हर हफ्ता में वहाँ हम उसका रिव्यू करते रहेंगे। कांटाटोली का काम है ना, इधर का काम प्रोग्रेस है। मोदी 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर है। उन्होंने आज कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। वहीं उन्होंने अंडर वाटर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने अंडर वाटर मेट्रो में बैठकर सफर भी किया। मेट्रो के अंदर पीएम मोदी ने बच्चों के साथ बातचीत की। मेट्रो में सफर करने के बाद पीएम मोदी कोलकाता में एक्सप्लेनेड मेट्रो स्टेशन पहुंचे। वहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने उनका स्वागत किया। यहां पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम मोदी कोलकाता पहुंचने के बाद सीधे दक्षिण कोलकाता स्थित शिशु मंगल अस्पताल पहुंचे, जहां पिछले कई दिनों से रामकृष्ण मिशन एवं मठ के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद जी महाराज भर्ती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हावड़ा मैदान और एक्सप्लेनेड के बीच मेट्रो ट्रेन चलेगी। दोनों स्टेशन के बीच सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जिसमें 1.2 किलोमीटर सुरंग हुगली नदी में 30 मीटर नीचे है, जो इसे किसी भी बड़ी नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग बनाती है। वहीं रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया। इसके साथ ही 896 आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को पोषण अभियान के तहत प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मालूम हो कि 50 वर्ष की उम्र होने पर सर्वजन पेंशन योजना का लाभ महिलाओं को मिलेगा। इसके तहत बुधवार को 1,58,600 लाभुकों के बीच 31.6 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वितरित की। कार्यक्रम में 896 आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार दिया गया। इसमें 488 सेविका और 488 सहायिका शामिल थी। प्रति सेविका सहायिका को 5,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। कुल 33,60,000 रुपए का वितरण हुआ। वहीं परिवार हित लाभ योजना के तहत कुल 3,721 लाभुकों को मुख्यमंत्री ने योजना का लाभ दिया। सांकेतिक रूप से 3 लाभुकों को चेक प्रदान किया गया। इस दौरान सक्षम आंगनबाड़ी बुकलेट और पोषण धारा ई पत्रिका का मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। ये सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया, हर परिवार को, हर जंगल का भीतर गांव, चाहे नदी नाला के ऊपर में गांव हो, सबको देने का काम किया। उसका साथ साथ ये महसूस किया यहाँ का महिला अथवा यहाँ का ST SC का महिला ये 50 साल से इतना कमजोर, काम का हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए 60 साल से घटा के 50 साल हम लोग शुरू किया। 50 साल से 60 साल के अंदर में सभी को अभी पेंशन देना हम लोग शुरू किया, जो आज 1,58,218 परिवार को हम लोग जो 50 साल उम्र के हैं उनका शुरुआत करने जा रहा है पेंशन देने का।
इधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके तहत बाराद्वारी में 90 लाख की लागत से सड़क किनारे पेवर्स ब्लॉक लगेंगे। वहीं बिरसा नगर में 9 करोड़ रुपए से सड़क का निर्माण होगा। इस मौके पर स्थानीय लोगों के साथ साथ उनके पार्टी के काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे। विधायक सरयू राय ने कहा कि ये इलाका टाटा कंपनी के अधीन आता है। जहां जहां टाटा कंपनी का क्षेत्र है वहां कंपनी को मूलभूत सुविधाओं को बहाल करना कंपनी का काम है, मगर टाटा कंपनी अपने दायित्व को नहीं निभा रही है और इसे लेकर जल्द ही कंपनी के आला अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। विधायक ने कहा कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास किया है, इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। इस दौरान विधायक सरयू राय ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही उन्हें दूर कर सुविधाएं जल्द बहाल करने का आश्वासन दिया। इससे पूर्व बाराद्वारी और बिरसा नगर के लोगों ने विधायक सरयू राय का अभिनंदन भी किया। 2 योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। एक योजना पथ निर्माण विभाग की है, करीब 9.5 करोड़ रुपए की है, और दूसरी योजना JNSE का है, ये भी करीब 80-85 लाख का है। तो इन दोनों योजनाओं से सड़क के किनारे जो कच्चा जगह रह गया है, जहाँ धूल उड़ती है, वह धूल कम उड़ेगी तो वायु प्रदूषण कम होगा। और बिरसा नगर के इलाके में पथ निर्माण विभाग ने हम लोगों के विशेष आग्रह पर फंड दिया है 9.5 करोड़ का। तो बिरसा नगर के में जो सड़कें नहीं बनी है छोटी बड़ी, सभी सड़कें उससे बन जाएंगी। आज मैंने JNSE के लोगों से यही कहा कि भाई जो टाटा स्टील का क्षेत्र है और जहाँ सड़कें खराब हैं उसके बारे में आप हमको खबर करिए, जनता भी खबर करे, हम लोग उसको टाटा स्टील से बनवाएंगे। टाटा स्टील के सड़क पर सरकार का या विधायक की निधि का पैसा खर्च हो जाए तो ये ठीक नहीं है। इसको हम अपने दूसरे क्षेत्र में करेंगे। आज मैं दोपहर के बाद उपायुक्त से भी बात करूंगा कि जितना हम खर्च कर रहे हैं टाटा स्टील के सड़कों पर, टाटा स्टील उतना ही सड़क और हमारा कहीं दूसरी जगह बना दे, तब न्याय होगा। नहीं तो टाटा स्टील छोड़ देता है, कोई पकड़ता नहीं है, सब लोग पकड़ते हैं विधायक को, सांसद को, और JNSE को, और JNSE टाटा की सड़क बना दे रहा है। पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कें चौड़ा हुई पेवर ब्लॉक बिछा के, टाटा की सड़क है। अब टाटा उसको उखाड़ रहा है 6 महीने के बाद। हमारी बात हुई तो लोग कह रहे हैं कि इसे कोई जरूरत ही नहीं थी, हम खुद चौड़ा करेंगे। तो टाटा स्टील से DC मीटिंग बुला के केवल जो उनकी मुख्य सड़कें हैं, उनका ऑफिस है, जुबली पार्क है, इन सड़कों को ही साल में 2 बार चिकना करेंगे। और मोहल्ले की सड़कें हैं, जहाँ उनके क्वार्टर है, वहाँ की सड़कें हैं, उन सड़कों पर 10 साल 15 साल से काम नहीं होगा, तो ये ठीक नहीं है। टाटा स्टील को नागरिक इलाके में जो उसके लीज क्षेत्र में है वहाँ भी सुविधा देनी चाहिए, इसके लिए मैं दबाव बना रहा हूँ। वहीं जमशेदपुर के मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज में विभिन्न मांगों को लेकर आजसू छात्र संघ ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। विद्यार्थियों ने कॉलेज गेट में तालाबंदी कर दी और जमकर हंगामा किया। छात्रों ने अविलंब जर्जर भवन को तोड़कर नया भवन बनाने और अन्य सुविधा बहाल करने की मांग की। इस दौरान आजसू छात्र संघ ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसका नेतृत्व कर रहे छात्र नेता हेमंत पाठक ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही उनकी मांगों को विश्वविद्यालय तक पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर उनकी मांगों पर पहल नहीं की जाती है तो अब छात्र छात्राएं हेलमेट पहनकर कॉलेज आएंगे। इस दौरान विद्यार्थियों ने कॉलेज गेट में तालाबंदी कर लगभग घंटे भर तक प्रदर्शन किया। आज जमशेदपुर वर्कर्स महाविद्यालय में आजसू छात्र संघ के बैनर के तहत हम लोगों ने आज तालाबंदी का कार्यक्रम किया है। हमने 24 घंटा पहले कॉलेज प्रबंधन को सूचित कर दिया था। कारण यह है कि वर्तमान कुछ दिनों में अखबार के माध्यम से देख रहे हैं, छात्रों के माध्यम से शिकायत आई थी कि ऐसा रूम है जिसका छज्जा टूट के गिर रहा है। एग्जाम के दौरान छज्जा टूट के गिर रहा है, क्लास चल रहा है, छज्जा लटका हुआ है। आखिर छात्र पढ़ने के लिए वर्कर्स महाविद्यालय आते हैं और यहाँ पे छात्रों को सुरक्षा ही नहीं है। क्या पता कब कोई मलबा किसी छात्र के सर पे गिर जाए और कोई बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पे घट जाए। इसके लिए कोई चिंतित नहीं है। विश्वविद्यालय अपने कान में तेल डालकर सोया हुआ है। HRD को छात्रों के जीवन से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान सरकार तो हाथी कुंभकर्णी अवस्था में सोई हुई है। आखिर छात्र करे तो करे क्या? सवाल ये हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा रूम में ताला बंद कर दिया गया है। बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ? आज ये मांग को लेकर तालाबंदी हम लोगों ने किया है।
HRD, राज्य सरकार, कोल्हान विश्वविद्यालय जल्द से जल्द वर्कर्स महाविद्यालय के जो ये भवन है इसको भूमिदस्त करते हुए नए भवन के लिए प्रारूप को तैयार करे, नया बिल्डिंग का हम लोग को अनुमति दे ताकि छात्र यहाँ पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षित महसूस करें। ये तालाबंदी कब तक रहेगा? ये तालाबंदी जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है, अभी विश्वविद्यालय से बात चल रही है, विद्यालय से जब तक कोई बात स्वागत निर्णय का नहीं आता है तब तक हमने उसको बंद रखे हैं। और कल से हम लोग जितने लोग क्लास करेंगे वो सभी लोग हेलमेट पहन के कल से हम लोग क्लास करने जा रहे हैं और कल से बहुत बृहद पैमाने पे यहाँ भ्रष्टाचार अभियान चलाया जाएगा और सभी चीज़ों को लेके हम लोग राजभवन को अवगत करेंगे कि हम लोग यहाँ पर मौत और जिंदगी के साये में छात्र क्लास करने को मजबूर हैं। वहीं भारतीय ट्रेड यूनियन की कोल्हान कमेटी ने रांची स्थित HEC को बचाने और उसके कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान करने की मांग की है। इसे लेकर यूनियन ने बुधवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। भारतीय ट्रेड यूनियन ने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। बता दें कि CTU की ओर से 4 से 9 मार्च तक HEC बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। 1955 में स्थापित एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग संयंत्र HEC के कामगारों को पिछले 20 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके पास वर्क ऑर्डर नहीं है। देश के तमाम स्टील प्लांट, कोयला प्लांट, इसरो के लॉन्चिंग पैड निर्माण करने वाली कंपनी में आज स्थायी डायरेक्टर नहीं है। कंपनी का बैंक गारंटी फेल हो चुका है। 55,000 करोड़ की कंपनी आज मरणासन अवस्था में पहुंच चुकी है। देश के इस गौरवशाली कंपनी को बचाने के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। CTU की ओर से आगामी 9 मार्च को राजधानी रांची में राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर इस कंपनी को बचाने की मांग करने की बात कही गई। पूरे झारखंड में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU द्वारा 4 से 9 मार्च तक HECL बचाओ एकजुटता हफ्ता मनाया जा रहा है। आप सभी को पता है कि झारखंड का ही नहीं, एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जो संयंत्र है HEC, जिसको मदर इंडस्ट्री का नाम से माना जाता था और 1958 में इसका एस्टेब्लिश होने के बाद भारत के तमाम स्टील प्लांट, कोयला खदान में जो संयंत्र दिया जाता है, मशीन दिया जाता है, से लेकर के हाल का चंद्रयान, आदित्ययान, इन तमाम। रांची के बरियातू रोड स्थित आरोग्य भवन परिसर में विकास भारती बिशुनपुर की ओर से दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री चामी मुर्मू उपस्थित थी। इसमें राज्य भर से आए दीदियों को सम्मानित किया गया। इसमें विशिष्ट योगदान के लिए 10 महिलाओं को फूलो झानो पुरस्कार प्रदान किया गया। संगठन की ओर से 19 स्वयं सहायता समूह को उनके सामाजिक कार्य के लिए 1,000 रुपए की सहयोग राशि का चेक संस्था द्वारा सौंपा गया। जीवन के क्षेत्र में स्थानीय महिलाएं जो पुरुषार्थ में, आर्थिक स्वावलंबन में, खेल में आगे आई हैं, जो अपने समाज में अपना स्थान रखती हैं, उनको हम सब आज के सामने ला रहे हैं। ये पहली और अंतिम नहीं है। इस साल कुछ का कर रहे हैं, फिर करेंगे। संस्था का उद्देश्य है समाज में जो स्वावलंबी हो रही हैं महिलाएं, लीडरशिप दे रही हैं, उनको सम्मानित किया जाए और समाज के सामने। वहीं दूसरी ओर महिला उत्थान मंडल, योग वेदांत सेवा समिति, युवा सेवा संघ एवं संत श्री पूज्य आसाराम बापू के भक्तों ने रांची के एक निजी धर्मशाला से राजभवन तक जन जागृति न्याय यात्रा निकाली। इस न्याय यात्रा के माध्यम से आसाराम बापू के गंभीर स्वास्थ्य को देखते हुए उचित उपचार एवं शीघ्र रिहाई की मांग की गई। दुख बताने आए हैं कि हमारी आवाज़ को वे संसद तक पहुंचाए, श्रीमान प्रधानमंत्री जी को बताएं, राष्ट्रपति जी को बताएं, क्योंकि हमारे बापू 11 वर्षों से जेल में हैं और एक दिन का भी पेरोल नहीं दिया गया है, एक दिन का भी बेल नहीं दिया गया है और ये अन्याय की पराकाष्ठा है और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लड़की बालिग है, इसके प्रमाण हमने कोर्ट में पेश किया था, 4 प्रमाण, लेकिन सभी प्रमाणों को नज़रअंदाज किया गया। सिर्फ कहा गया कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर बापूजी को आजीवन कारावास की सजा हुई और आज बापूजी की स्थिति ऐसी नाजुक है कि कभी भी कुछ हो सकता है।
एंजियोग्राफी रिपोर्ट के अनुसार 3 ब्लॉकेज हैं उनके हार्ट में, 99%, 90% और 85%। इंडोस्कोपी रिपोर्ट के अनुसार उनके छोटी आंत में से ब्लड रिसेस हो रहा है, जिससे कि खून की कमी बनी रहती है। और डॉक्टर ने एम्स के डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में बापूजी शुरू से ही आयुर्वेदिक इलाज को प्रेफर करते हैं, फिर भी उनको आयुर्वेदिक इलाज के लिए बेल नहीं दिया जा रहा है, पे रोल नहीं दिया जा रहा है। आप खुद बताइए, यदि बापूजी दोषी भी रहते तो क्या उनका मानवाधिकार नहीं है? वो मानवाधिकार के अंदर तो बेल मिलना चाहिए था, पे रोल मिलना चाहिए था। और जांच की बहुत प्रक्रिया है, लड़के का नार्को टेस्ट तो किया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट पर निर्णय ले सकता, सीबीआई जांच तो हो सकता था। यदि हम गलत बोल रहे हैं तो सीबीआई जांच तो हो सकता था। इन दिनों पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा में धड़ल्ले से अफीम की खेती की जा रही है। खास बात यह है कि पहले अफीम की खेती सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में की जाती थी, लेकिन अब अफीम की खेती मुख्य सड़क के किनारे ही कई एकड़ की जमीन पर खुलेआम की जा रही है। ताजा मामला मनोहरपुर के तोमसाई गांव का है। यहां धड़ल्ले से अफीम की खेती की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां बड़े पैमाने में अफीम की खेती की गई है। फसल अब तैयार हो चुके हैं। वहीं पोस्ता फसल की कटाई भी शुरू कर दी गई है। अब फसल को काटकर बाहर भेज दिया जाएगा, जहां इस फसल से डोडा अफीम निकालकर इसकी तस्करी और अवैध खरीद बिक्री की जाएगी। अफीम की खरीद बिक्री से ड्रग्स का अवैध कारोबार तेजी से इलाके में फल फूल रहा है। मालूम रहे कि अफीम की कीमत काफी अधिक है। इस फसल की खेती पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन ग्रामीणों को ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर अफीम पोस्ता की खेती सारंडा के इलाकों में धड़ल्ले से की जा रही है। समय समय पर पुलिस भी अफीम खेती के खिलाफ अभियान भी चलाती है, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सारंडा के भोले भाले ग्रामीण मुनाफा कमाने के चक्कर में इस अवैध धंधे में संलिप्त होते जा रहे हैं। बता दें कि अफीम पोस्ता की खेती के लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। इस फसल के उत्पादन के बाद इसका गलत इस्तेमाल भी किसान नहीं कर सकता है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए झारखंड न्यूज। नमस्कार।